नमस्कार, स्वागत है आपका न्यायपथ में। पिछले लेक्चर में हमने सिटीजनशिप का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज से हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ना शुरू करेंगे। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है। इसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट के केस में डिफाइन किया गया था। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि दीज फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट बेसिक वैल्यू cherished by the people of this country since Vedic times, and they are calculated to protect the dignity of the individual. ट्रेसेस जो हैं फंडामेंटल राइट्स के पहली बार 1215 में मिले मैग्ना कार्टा के रूप में। 1628 में पिटिशन ऑफ राइट्स आया, जिसमें क्या था कि ट्रांसफर योर पावर टू द पार्लियामेंट। उसके बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स पास हुए। अमेरिका में 1787 में संविधान आया, वहां फंडामेंटल राइट्स का जिक्र नहीं था। पहले 10 अमेंडमेंट हुए अमेरिका में और उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ ह्यूमन राइट्स। फिर यहां से अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स आया, जो बेसिस बना हमारे इंडियन फंडामेंटल राइट्स का। हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट करता है और गारंटी भी सुप्रीम कोर्ट करता है, क्योंकि यदि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाए तो हम आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट है, इन्हें हम एलिनिएट नहीं कर सकते, इन्हें वायलेट नहीं कर सकते। पहले अपने पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। आज की तारीख में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के लिस्ट से रिमूव कर दी गई। अब ये केवल महज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट्स वैसे तो मोस्टली अगेंस्ट स्टेट होते हैं, पर कुछ अगेंस्ट इंडिविजुअल्स भी हैं, जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 क्लॉज 2, आर्टिकल 23 क्लॉज 1, आर्टिकल 24। कुछ फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे हैं जो इमरजेंसी में भी कर्टेल्ड नहीं किए जा सकते, जैसे आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 31A, 31B, 31C, 33, 34, 35 ये सेविंग्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, यानी एक्सेप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स के। स्टेट का जो डिफिनेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के लिए भी, दोनों के लिए सेम है। आर्टिकल 12 स्टेट की एक इंक्लूसिव डिफिनेशन हमें प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 12 में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये स्टेट के डिफिनेशन में कवर होते हैं। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी। सारी चीजें तो ठीक है, पर लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी को हम विस्तार में समझेंगे। लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडीज, इसको डिफाइन किया गया है केस लॉ में। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आरसी जैन 1981। यहाँ क्या कहा गया कि लोकल अथॉरिटी क्या है, जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी हो, वेल डिफाइंड एरिया हो जो फंक्शन करता हो, इलेक्टेड हो, जो सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी हो, मतलब ऐसी बॉडी जो अपनी खुद की पॉलिसी बना सके, स्टैट्यूट से आई हो, पावर टू रेज देयर ओन फंड हो, अपने लिए फंड रेज करने की पावर, वो क्या है, लोकल अथॉरिटी, एज पर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आरसी जैन। अब आते हैं अदर अथॉरिटी पे। अच्छा, अथॉरिटी का क्या मतलब है? एनी पर्सन विच इज एक्सरसाइजिंग ए कमांड। अदर अथॉरिटी को समझने के लिए हम कुछ केस लॉज का सहारा लेंगे। सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई 1954 का ये केस है। इसमें ये हेल्ड हुआ कि दोज विच आर ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट आर अदर अथॉरिटी। हालांकि ये एक नैरो इंटरप्रिटेशन है। फिर 1962 में उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आया। इसने अदर अथॉरिटी को एक मच वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ देखा। इस केस में ये हेल्ड हुआ कि एवरी अथॉरिटी विच इज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट एंड working under the authority of government
each other authority। फिर आरटी सेक्टी का केस आया। फिर एक सवाल उठा कि कॉरपोरेशन क्या वो अदर अथॉरिटी में आते हैं? तो सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 सुप्रीम कोर्ट के केस में यह हेल्ड हुआ कि यदि 51% ऑफ द शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, प्लस ये जो कॉरपोरेशन है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शन कर रही है, तो हाँ, कॉरपोरेशन अदर अथॉरिटी में आएंगे। यदि कोई अथॉरिटी फाइनेंशियली, फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट के अंडर में हो तो वो अदर अथॉरिटी में आती है। प्राइवेट बैंक की बात की जाए तो ये अदर अथॉरिटी में नहीं आती, क्योंकि ये फंक्शनली इंडिपेंडेंट है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वो अदर अथॉरिटी में आती है। अदर अथॉरिटी के लिए जरूरी नहीं होता कि वो अथॉरिटी इंडिया में ही हो, वो फॉरेन में भी हो सकती है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जुडिशरी अदर अथॉरिटी में आती है या नहीं आती। तो ये चीज़ कुछ केसेस में क्लियर किए गए थे, जैसे उच्चम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नरेश श्रीधर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। इन केसेस में कहा गया कि जुडिशरी जो है वो अंडर द डिफिनेशन ऑफ स्टेट नहीं आती, पर जब कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करे तो इट विल कम अंडर स्टेट एज पर अदर अथॉरिटी। अब सवाल ये उठता है, क्या हम रिट वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ डाल सकते हैं क्या रिट? तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी हम रिट डाल सकते हैं। इफ द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रूल मेकिंग पावर ऑफेंड्स ए फंडामेंटल राइट, देन इवन अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट रिट लाइज। और ये चीज हेल्ड की गई थी प्रेमचंद्र गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर हिमाचल प्रदेश 1963 सुप्रीम कोर्ट के केस में। अब आते हैं आर्टिकल 13 पे। लॉ को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले आए, और दूसरा ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के बाद में आए। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। अब यहाँ हमें दो डॉक्ट्रिन के बारे में जानने की जरूरत है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड सेवरेबिलिटी। तो इक्लिप्स का क्या मतलब होता है? ग्रहण। तो ये इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है मेनली ऐसे लॉज पे एप्लीकेबल होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले से हैं। और ये बात दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बताई गई थी। और वो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले से हैं और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो उन पर ये एप्लीकेबल होता है और उनको डोरमेंट कर देता है। ध्यान रखिए, डोरमेंट ना कि डेड, क्योंकि बाद में अमेंडमेंट के द्वारा उन लॉज को वापस से रिवाइव भी किया जा सकता है। आर्टिकल 13 ने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये बताई गई थी मोटर जनरल्स ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में। इस केस में जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए इस डॉक्ट्रिन के। पहले तो इंटेंशन देखा जाता है लेजिस्लेचर का, उसके बाद ये देखा जाता है क्या हम जो बैड पार्ट है, जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, उसे हटा दे तो क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं उस लॉ के साथ? तो कंटिन्यू करते हैं। यदि हम बैड पार्ट को हटा दें तो जो गुड पार्ट है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इस तरह से वो दोनों इंटरमिंगल्ड है कि हम हटा ही नहीं सकते, या तो हमें पूरा का पूरा लॉ ही रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति बन रही है तो हम पूरे लॉ को डिलीट कर देते हैं। और यदि पार्ट को हमने सेपरेट कर दिया तो जो बचा हुआ पार्ट है वो गुड इनफ है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का प्रिंसिपल्स जो बताया गया था इस केस में। अब सवाल ये उठता है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी सेपरेट किया जा सकता है? तो इसका आंसर दिया था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सुप्रीम कोर्ट के केस में।
कि हाँ किया जा सकता है। बसेसर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इस केस में ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को हम वेव ऑफ नहीं कर सकते। अच्छा, पर्सनल लॉ के बारे में, क्या ये आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 सब क्लॉज ए का जो टर्म है लॉ उसमें कवर होता है? ये सवाल उठा। पर्सनल लॉ के संबंध में हमारे पास 2 केस लॉज है, अहमदाबाद वुमेन एथसन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों केसेस में कहा गया कि पर्सनल लॉ इज नॉट कवर्ड अंडर टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए। पर कौन से पर्सनल लॉ? जो कोडिफाइड नहीं है। अच्छा, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपका फंडामेंटल राइट लिया जा सकता है? गोलकनाथ केस में यह कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कांट अल्टर फंडामेंटल राइट, पर इसको ओवर रूल कर दिया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, जो 1971 में आई। फिर लैंडमार्क केस आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का। इसने अपहेल्ड किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, पर साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दे दिया, जिसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन नॉट अल्टर, डैमेज और डिस्ट्रॉय द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।